Welcome back, old book academy. हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके अपने ओल्ड बुक अकेडमी चैनल में। और जैसा कि आपने पहली क्लास देख ली होगी इसकी सीडीपी की, और आज हम सेकंड क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कि हम 10 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके लिए। और अगर आप नए आए हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल के लिए और अपने फ्रेंड के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास किस प्रकार से होता है। ये सेफलोकॉडल की बात कर रहा है। एक होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल और सेफलोकॉडल। तो सेफलोकॉडल है ये, और सेफलो का मतलब होता है हमारे सर से। तो इसका जो आंसर है वो आपका है जैसे कि भिन्नों से एकीकृत कार्यों की ओर, या सिर से पैर की ओर, या ग्रामीण से शहर की ओर, या सामान्य से विशिष्ट की ओर। मैं बता चुका हूं कि इसका मतलब क्या है। हेड से है, हेड से है हमारे सर से है इसका मतलब, यानी तो सेफलोकॉडल। तो ये हमारा जो है सिर से पैर की ओर चलता है, यानी सर से पैर की ओर विकास चलता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे दूसरा क्वेश्चन। एक 6 वर्ष यानी 6 वर्ष की एक लड़की है, वो खेल कूद में असाधारण योग्यता प्रदर्शित करती है। उसके माता पिता दोनों क्या है, खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं, मतलब डेली उसे भेजा जाता है प्रशिक्षण लेने के लिए क्लास। इस सप्ताह उसे प्रशिक्षण देते हैं, मतलब एक सप्ताह वो उसके माता पिता भी उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। मतलब कहने का सिंपल वे में समझे तो यह है कि एक जो स्पोर्ट्स पेरेंट्स हैं, उसका बच्चा है कोई, वो भी चाहते हैं कि वो स्पोर्ट्स में जाए और उसे स्पोर्ट्स में मतलब कैरियर बनाना देखना चाहते हैं कि वो कैरियर बनाए। लेकिन क्या है कि उसे खेलने भेजते हैं, प्रैक्टिस के लिए भेजते हैं, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं कर पाती जितना अच्छा वो लोग करते हैं। मतलब स्पोर्ट्समैन है वो लोग, तो कह सकते हैं कि वो इतना अच्छा नहीं कर पा रही। तो ये कहना ये चाह रहे हैं कि उसका जो एक प्रतिक्रिया है या वो किसका परिणाम है। तो ऑप्शन है वृद्धि और विकास का, या उसकी वृद्धि ठीक नहीं हुई है, या स्वास्थ्य उसका ठीक नहीं है, या अनुशासन और पौष्टिकता यानी उसको अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। तो ये सारी चीजें, या फिर अनुवांशिकता और परिणाम। देखिए सिंपल आंसर है और बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन भी, इसका आंसर तो डी हो जाएगा। लेकिन मैं इसको बता दूं कि इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते भी हैं तो हमेशा याद रखेंगे कि जो हमारा एक जो ह्यूमन होता है वो किसका प्रोडक्ट है, आपका इन्वायरमेंट और आपकी इनहेरिटेंस यानी अनुवांशिकता और पर्यावरण का एक प्रोडक्ट होता है आपका ह्यूमन। कह सकते हैं कोई भी बच्चा जिसपे क्या पड़ता है, अनुवांशिकता तो उसके पेरेंट्स से मिल चुकी है, लेकिन जो पर्यावरण है वो हमारी बॉडी को, हमारे नेचर को, हमारे व्यक्तित्व को वो क्या करता है, इफेक्ट करता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे दोनों में। कह सकते हैं कि अनुवांशिकता और पर्यावरण जो है इसका क्या है, परिणाम है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। ये आपने अगर नहीं पढ़ी है थ्योरी तो पढ़ लें इसको, मेरे चैनल में आप वो सीडीपी के सेक्शन में देख सकते हैं। तो पहला है मध्य बचपन का समय, या वैक्सावस्था, या फिर प्रारंभिक बचपन का समय, या फिर जन्म से पूर्व का समय। तो यहाँ पर आपको बताना है कि सबसे संवेदनशील, सबसे सेंसिटिव कह सकते हैं जो भाषा सीखने के लिए रहेगा वो आपका रहेगा प्रारंभिक बचपन का समय। प्रारंभिक बचपन का समय जो होता है 2 से 6। ओके, अर्ली चाइल्डहुड जिसे हम बोल देते हैं, ये वाला जो है 2 से 6 वाला, ये आपका बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, मतलब आपकी भाषा के लिए, भाषा सीखने के लिए। 4 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का गौड़ वाहक हो सकते हैं। गौड़ वाहक यानी सेकेंडरी वाहक हो सकता है। तो पहला है विद्यालय और पास पड़ोस, या फिर विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, परिवार और निकट मतलब रिश्तेदार। तो गौड़ की बात कर रहा है, सबसे पहले क्या है, माता पिता और हमारी फैमिली है, और उसके बाद आता है आपका विद्यालय, सेकंड में आता है, यानी ये जो गौड़ है आपका क्या है, सेकंड है। ओके, तो आपका क्या है, विद्यालय और पास पड़ोस आपका आंसर होगा। ठीक, सामाजिक के गौड़ वाहक, ये बात आप थोड़ा ध्यान से समझ लें इसको। उसके बाद है 5 नंबर, लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। जो हमारे लेव वाइगोस्की है, ये आपको पता है किस पे बेस है इनकी थ्योरी, तो आपको पता ही होगा। सबसे सटीक आंसर आपका जो हमारे लेव वाइगोस्की है, ये वाला जो 5 नंबर है, लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या होगा या क्या है, तो आपको ये बताना है। और इसमें देखेंगे सामाजिक अन्योन क्रिया, या फिर मानसिक प्रारूप या स्कीमास का अन्योन
समायोजन या फिर उद्दीपक, अनुक्रिया, युग्मन और फिर संतुलन। देखिए ये स्कीमास तो आपके प्याजे बात करते हैं, प्याजे ने बात करी है स्कीमास के बारे में, उन्होंने बताया है। और जो लेव-वाइगोत्स्की है ये आपका सामाजिक यानी सोशल इंटरेक्शन के बारे में बात करते हैं। आप जितना ज्यादा बच्चों को एक्सपोजर देंगे, उसे अच्छी सुविधाएं दें खेलने कूदने के लिए, और उसे एक अच्छा एनवायरनमेंट दें, उसे सोशल जो उसकी कम्युनिटी है वो उसे अच्छा दें, तो वो सारी चीजें अगर उसे ठीक से मिलेंगी तो उसका विकास जो है ऑटोमेटिक अच्छा होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक सोपानों के विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा। मतलब जो सब इसके वो हैं, आपने कोहलबर्ग का देख रखा होगा, अगर थ्योरी नहीं पढ़ी है तो मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे। और बाकी कोहलबर्ग का जो सोपान दिए हुए हैं उसमें आपका जैसे कि दे रहे हैं कि यदि एक ईमानदार है, यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता पर गर्व करेंगे, यानी माता पिता आप पर गर्व करेंगे और इसीलिए आपको क्या है ईमानदार रहना चाहिए। तो अब ऑप्शन दे रहा है कि सामाजिक संकुचन अनुकूलन है, या अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन है, या कानून और व्यवस्था अनुकूलन है, या दंड या आज्ञाकारी अनुकूलन है। तो इसका सटीक आंसर क्या है आपका दूसरा, कि अच्छा लड़की और अच्छा लड़का अनुकूलन है। 7 नंबर है, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए क्या आवश्यक है। वैक्सो के व्यवहारों का अवलोकन, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, या शिक्षक और माता पिता द्वारा पुनर्वलन, या शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चा जो होता है नन्हा वैज्ञानिक होता है। तो आपको पता लग चुका होगा कि मैंने ये जो अभी बोला नन्हा वैज्ञानिक वाला, तो शिक्षार्थी जो होता है वो पर्यावरण की स्वयं यानी सक्रिय एक्टिव खोजबीन करता है। ठीक, तो ये इसका 4 आंसर आपका रहेगा। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कि जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप दैट मीन स्कीमा निर्माण वर्तमान योजना के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम स्वरूप में घटित होती है। इन दो प्रक्रियाओं को माना जाता है। ये ऐसी कौन सी प्रक्रिया है वो मानी जाती है, ये बताना है हमें। तो अगर आपने जीन पियाजे का लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार लेक्चर जरूर जाके देखने आप मेरी सीडीपी के सेक्शन में, ये आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन बहुत अच्छे से कि आप में एकोमोडेशंस और जो टर्म्स हैं कुछ और एसिमिलेशंस ये सब क्या होते हैं वो वाले, ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन। तो इसके बारे में पूछ रहा है कि समावेशन और अनुकूलन के रूप में है, या समीकरण और संशोधन के रूप में है, या फिर समावेशन और समायोजन के रूप में, या समायोजन और अनुकूलन के रूप में। तो समीकरण और संशोधन यानी क्या करना है, एकोमोडेट प्लस मॉडिफाई। एकोमोडेट में क्या होता है, न्यू नॉलेज जो होती है वो हम उसमें ऐड करते हैं प्लस मॉडिफाई करते हैं। तो ये जो है आपका सेकंड वाला समीकरण और संशोधन यानी मॉडिफाई कर रहे हैं के रूप में होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जीन पियाजे के अनुसार जो हमारे पास पहले की कुछ ज्ञान है नॉलेज है उसको वर्तमान रूप में क्या है बनाने हेतु जानकारी के आधार पर पुरानी जो नॉलेज है उसका संशोधन करना है। जो मेरे पास बैक प्रीवियस नॉलेज है और जो मुझे अभी नॉलेज है या मैं जो बनाने जा रहा हूँ कोई भी काम करने जा रहा हूँ, तो मेरी जो प्रीवियस नॉलेज है उसमें मैं मॉडिफाई कर दूंगा। तो जो वर्तमान में मुझे काम करना है, प्रेजेंट जो काम करना है वो क्या सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, मैं कर सकता हूँ। तो वही चीजें समीकरण और संशोधन के रूप में होगा। 9 है, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसा वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है। कैसा वातावरण है ये देखते हैं। पहला है नियामक है, समावेशन को हतोत्साहित करता है, या फिर आवृत्ति को बढ़ाता है, या खोजबीन को प्रोत्साहित करता है। तो क्या करेगा, प्रगतिशील है यानी कि प्रोग्रेसिव जो एक कक्षा है हमारी उसके बारे में है ये, और ये इसका 4th आंसर यानी खोजबीन को प्रोत्साहित करेगा, खोज करे यानी आपको डिस्कवर करे। ठीक, उसके बाद आता है हार्वर्ड गार्डनर एक बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत है, उसकी बात है कि बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है। कह रहे हैं कि बुद्धि को बुद्धि लब्धि जो परीक्षा होती है आईक्यू, उससे ही क्या कर सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये पहला है आपका ऑप्शन, सॉरी ये आपका यहां तक था। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि पहला है
बुद्धि को केवल बहु बुद्धि यानी बुद्धि आईक्यू से भी क्या कर सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं। दूसरा कह रहा है शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विषयों से पढ़ाने के लिए बुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें, या क्षमता भाग्य है इस पे छोड़ दें, या फिर हर बच्चे को प्रत्येक विषय भिन्न भिन्न 8 तरीकों से पढ़ाना चाहिए। तो क्या ठीक है यह हमें बताना है। तो सेकंड नंबर आप देख रहे हैं कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों यानी वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। ठीक है, एक रूपरेखा की तरह हमें क्या करना है, ग्रहण करके बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो इन्होंने कुछ हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिए थे, और इसको आप नहीं जानते तो पढ़ लीजिए। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको बार बार रिपीटेड करें और अपने फ्रेंड के साथ ज्यादा ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thank you for watching my channel and please like, subscribe and share.